आइए सुनते हैं आज की कहानी सपनों से मिली राजकुमारी। एक बार की बात है, एक राज्य में यक्ष नाम के राजकुमार रहते थे। वो बहुत ही दयालु थे। उन्हें दूसरों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे हमेशा दूसरों की सहायता करते थे। इसी वजह से उन्हें हर कोई दयालु राजकुमार कहकर पुकारता था। एक दिन की बात है, राजकुमार यक्ष दूसरे राज्य में भ्रमण करने जाते हैं। वो राज्य अजीबो गरीब था। राजकुमार यक्ष को वहां के व्यक्तियों का स्वभाव थोड़ा अजीब लगा, जिसे मानो वहां पर कोई भी व्यक्ति अपने होश में नहीं था। उन सभी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी किसी के वश में हैं। तब राजकुमार अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और वो एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि फल बेच रहा था। तब राजकुमार उससे कहते हैं कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तब वो व्यक्ति कहता है कि जी, मेरे पास सेब है, आम है और पपीता है। आपको क्या खरीदना है? तब राजकुमार कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई फल नहीं खरीदना। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। मेरा पानी खत्म हो चुका है। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? तब वो व्यक्ति फिर से वही जवाब देता है, मेरे पास सेब है, आम है और पपीता है। आपको क्या खरीदना है? राजकुमार उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो व्यक्ति अपना जवाब नहीं बदलता। उसके बाद राजकुमार अपने आसपास के कुछ व्यक्तियों से बात करने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति उन्हें सीधा जवाब नहीं देता। वे सभी कुछ अलग ही बातें बोल रहे थे। उन सभी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी किसी के वश में हैं। उसके बाद राजकुमार यक्ष अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसलिए वो वहां से एक नदी की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें वहां पर एक नदी दिखाई देती है। फिर वो अपने घोड़े से उतरकर उस नदी से पानी पी लेते हैं। तब राजकुमार कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी, शुक्र है मुझे पानी मिल गया, नहीं तो लगता है कि आज मैं प्यासा ही मर जाता। उसके बाद जब राजकुमार थोड़ी देर नदी किनारे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, तब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहां से आ रही थी? कृपया करके हमें बचाइए, हम सभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। राजकुमार अपने आसपास देखते हैं, परंतु उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें नदी में एक राजकुमारी की परछाई नजर आती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। तब वो राजकुमारी नदी में फिर से राजकुमार से कहती है कि कृपया करके हमें बचाइए, हम सभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके बाद राजकुमार उस राजकुमारी से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप इस नदी में किस तरह आ गई। उसके बाद राजकुमारी का वो चित्र उस नदी से गायब हो जाता है। तब राजकुमार राजकुमारी को फिर से बुलाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके बाद उन्हें वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलता। ये सब देखकर राजकुमार सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये राज्य तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। उसके बाद राजकुमार यक्ष अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने राज्य की ओर चलने लगते हैं। जिस समय राजकुमार वापस अपने राज्य में जा रहे थे, उस समय शाम हो चुकी थी और वो देख रहे थे कि वो राज्य पूरी तरीके से सुनसान हो चुका था। उन्हें वहां पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उस राज्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो ये राज्य कई सालों से सुनसान पड़ा हो। राजकुमार सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद राजकुमार वापस अपने महल में आ जाते हैं। फिर जब राजकुमार रात को सो रहे थे, तब उन्हें फिर से वही राजकुमारी जो उन्हें नदी में दिखी थी, वो उनके सपने में आती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। उसके बाद राजकुमार फिर से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्हें किस चीज में उनकी सहायता की जरूरत है, परंतु वो राजकुमारी राजकुमार को सपने में भी कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो राजकुमारी राजकुमार के सपने में हर रोज आने लगती है, परंतु वो राजकुमार को पूरी बात नहीं बताती थी, जिससे राजकुमार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर उस राजकुमारी को मेरी सहायता की आवश्यकता है और वो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा और मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए।
उसके बाद राजकुमार उस राजकुमारी की सहायता करने का निर्णय ले लेते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि जरूर वो उस राज्य की राजकुमारी है और केवल वो राजकुमारी ही नहीं, उनका पूरा राज्य खतरे में है। मुझे उस राज्य को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपने एक मित्र के साथ, जो कि उनका खास मंत्री होता है, जिसका नाम आरव था, राजकुमार उस मंत्री के साथ मिलकर घोड़े पर सवार होकर उस राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। तब आरव राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, क्या आपको पूरा यकीन है कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी का छल हो, महज आपका सपना हो, इत्तेफाक हो, भ्रम हो, या किसी ने आपको वश में कर लिया हो, या फिर? राजकुमार कहते हैं कि बस बस आरव, तुमने तो हमें गलत ठहराने के न जाने कितने कारण बता दिए हैं। लगता है तुम मुझे गलत साबित कर कर ही रहोगे। तब आरव कहता है कि अरे नहीं नहीं राजकुमार, मैं आपको गलत कैसे ठहरा सकता हूं? मैं तो केवल आपको सारी संभावनाएं बता रहा था कि इनमें से भी कुछ हो सकता है। क्या आपको पूरा यकीन है कि जो आपने सपने में देखा है, क्या वो एक असली राजकुमारी है? तब राजकुमार कहते हैं कि पता नहीं क्यों, परंतु मुझे ये सब सच लग रहा है। पर कोई बात नहीं, हम इसी बात का तो पता लगाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद राजकुमार यक्ष और आरव दोनों उस राज्य में पहुंच जाते हैं। तब फिर से दोनों के साथ वही घटना घटित होती है। कोई भी व्यक्ति उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, जबकि वे दोनों उनसे कोई और बात पूछ रहे थे, परंतु वे व्यक्ति अपना अलग ही जवाब दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर कोई किसी के वश में। तब आरव कहता है कि राजकुमार, हम ये कैसी मुसीबत में फंस गए हैं? हमें तो यहां पर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ये लोग तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। इस राज्य में आने का तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजकुमार यक्ष कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये सब बहुत कठिन है और यहां पर कोई भी व्यक्ति हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। तब आरव कहता है कि राजकुमार, जब आपको ये बात पहले से ही पता थी तो हम यहां पर दोबारा क्यों आए? तब राजकुमार यक्ष कहते हैं कि क्या इन सभी व्यक्तियों को देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किसी के वश में है? तब आरव कहता है कि हाँ राजकुमार, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो, ये सभी किसी के वश में लगते हैं, परंतु अब हम ये सब कैसे पता कर सकेंगे कि ये किसके वश में है और इन सभी को ठीक कैसे कर सकते हैं? तब राजकुमार आरव से कहते हैं कि इसी बात का पता लगाने के लिए ही तो हम यहां पर आए हैं। उसके बाद आरव कहता है कि जी राजकुमार, मैं अब अच्छे से समझ गया कि हमें क्या करना है। उसके बाद राजकुमार यक्ष और आरव पूरे राज्य में अपनी खोज आरंभ कर देते हैं। वो पूरे राज्य का भ्रमण कर लेते हैं, परंतु उन्हें वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। न ही उन्हें वहां पर कोई ठीक व्यक्ति मिलता कि जिससे वो कुछ पूछ ले। उसके बाद शाम हो जाती है और वे दोनों काफी थक जाते हैं। तब आरव कहता है कि राजकुमार, अब हम क्या करें? अब तो रात होने वाली है, हम आज की रात कहां बिताएंगे? तब राजकुमार यक्ष कहते हैं कि मैंने यहीं पर एक कुटिया देखी थी जो कि बिल्कुल खाली थी, हम वहीं पर जाकर सो जाते हैं। उसके बाद राजकुमार यक्ष और आरव दोनों उस कुटिया में जाकर सो जाते हैं। उस रात राजकुमार यक्ष को फिर से सपने में वही राजकुमारी नजर आती है, परंतु इस बार राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि आप दोनों बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, कृपया हमारी सहायता कीजिए। उसके अगले दिन जब राजकुमार सोकर उठते हैं और जब वो उस सपने के बारे में सोचते हैं, तब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। उसके बाद वे इस सपने के बारे में आरव को बताते हैं। उसके बाद आरव कहता है कि राजकुमार, मुझे आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कल रात को मुझे भी एक सपना आया था जिसमें एक जादूगर ने एक राजकुमारी को कैद कर रखा था और वो आपको मारने का प्रयास कर रहा था। मैंने आपको बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसने अपने जादू की सहायता से मुझे भी पकड़ रखा था, जिसके कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि मुझे इन सारी पहेलियों का जवाब मिल गया है। शुक्रिया आरव, तुमने मेरी सारी पहेली सुलझा दी। तब आरव सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्या कहा जिसकी सहायता से राजकुमार को सब समझ आ गया। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं, हमें बहुत ही लंबा सफर तय करना है। उसके बाद राजकुमार यक्ष और आरव दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जब वे दोनों एक जंगल के पास पहुंचते हैं,
तब उन्हें वहां पर एक बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है, जिसे देखकर आरव डर जाता है। तब राजकुमार आरव से कहते हैं कि अब तुम डरो मत, ये सब उस जादूगर की चाल है, ये राक्षस असली नहीं है। कृपया करके तुम हिम्मत से काम लो और इस राक्षस का सामना करो। उसके बाद आरव राजकुमार की ये बात मान लेता है और डटकर उस राक्षस का मुकाबला करता है। जब आरव पूरी हिम्मत से राक्षस का सामना कर रहा था, उसके बाद राक्षस वहां से गायब हो जाता है। तब आरव कहता है कि ये राक्षस अचानक से कहां गायब हो गया। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि ये सब केवल उस जादूगर की चाल है, ये सब असली नहीं है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है और सारी मुसीबत का डटकर सामना करना होगा। उसके बाद आरव और राजकुमार आगे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तब उन्हें वहां पर बहुत सारे जंगली शेर दिखाई देते हैं, परंतु राजकुमार और आरव इन शेरों से भी नहीं डरते और उनका डटकर सामना करते हैं। उसके बाद सभी शेर वहां से गायब हो जाते हैं। इस तरह राजकुमार, यक्ष और आरव सारी मुसीबतों का सामना करते हुए आखिर में उस जादूगर के महल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद राजकुमार और आरव उस महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे उस महल के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि जादूगर अपनी शक्तियों की सहायता से उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। तब आरव कहता है कि राजकुमार, हम अंदर कैसे प्रवेश करें, ये तो हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। तब राजकुमार कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यहां पर जरूर अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा। उसके बाद राजकुमार और आरव महल के चारों तरफ छानबीन शुरू कर देते हैं। तब उन्हें महल के पीछे की दीवार टूटी हुई नजर आती है, जिसके पास एक छोटा सा दरवाजा होता है, जिसे देखकर राजकुमार कहते हैं कि आरव, ये देखो, हम यहां से अंदर जा सकते हैं। उसके बाद राजकुमार और आरव उस दरवाजे की सहायता से महल के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो उस महल में राजकुमारी की तलाश करने लगते हैं। फिर उन्हें एक कमरे में राजकुमारी बेहोश मिलती है। तब जादूगर वहां पर आ जाता है और हंसने लगता है। फिर जादूगर कहता है कि तुम दोनों का स्वागत है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब आरव कहता है कि क्यों, तुम्हें हमारी खातिरदारी करनी थी क्या? तब जादूगर कहता है कि हाँ, खातिरदारी तो होगी, परंतु तुम्हारी नहीं। जादूगर के इतना कहते ही उसके पीछे से एक शेर आ जाता है और वो राजकुमार के ऊपर आक्रमण कर देता है। उसके बाद जादूगर हंसने लगता है, परंतु राजकुमार उस शेर का डटकर मुकाबला करते हैं और उसको वहीं पर ढेर कर देते हैं। उसके बाद जादूगर क्रोधित हो जाता है। फिर वो अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार, यक्ष और आरव के ऊपर हमला करने लगता है, परंतु वे दोनों उनसे बच जाते हैं। उसके बाद आरव और जादूगर तलवार से युद्ध करने लगते हैं। तब राजकुमार इसी मौके का फायदा उठाते हुए जादूगर के पीछे से उसके सिर पर हमला कर देते हैं और उसकी जादू की छड़ी लेकर उसे तोड़ देते हैं। उस छड़ी में ही जादूगर का सारा जादू था। छड़ी टूटने के बाद वो जादूगर वहां से गायब हो जाता है और राजकुमारी भी होश में आ जाती है। उसके बाद राजकुमारी कहती है कि राजकुमार यक्ष, आखिर आप यहां आ ही गए। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। तब राजकुमार कहते हैं कि परंतु राजकुमारी, आप हमारे सपनों में क्यों आती थी? तब राजकुमारी बताती है कि राजकुमार यक्ष, इस जादूगर ने हमारे राज्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसने हमारे राज्य के सभी लोगों को अपने वश में कर रखा था, परंतु उस दिन जब आप हमारे राज्य में आए, तब आपको उस नदी में हमारा चित्र दिखा। इसलिए उस दिन के बाद से हम हर रोज आपके सपनों में आकर आपसे मदद की गुहार लगाने लगे। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब इस जादूगर का जादू खत्म हो चुका है। अब आपको और आपके राज्य को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर वहां से वापस उनके राज्य में छोड़ देते हैं। जब राजकुमारी के पिता को ये बात पता चलती है, तब वो राजकुमार यक्ष का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर राजकुमार यक्ष राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ होकर हर किसी की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।